नमस्कार, मैं रवीश कुमार। स्वर्ण सिंह, दीपू, अनिल और बलविंदर ये ना तो विधायकों के नाम हैं, ना ही सांसदों के, ना ही ये लोग दल बदल कर सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुतों के लिहाज से बड़ा काम नहीं कर रहे थे। मेरे लिहाज से अगर ये अपना काम नहीं करते तो सीवेज का गंदा पानी हमारे आपके घरों में भर आता। ये चारों लोग 14 जुलाई के दिन दिल्ली के घिटोरनी में एक सेप्टिक टैंक की सफाई करते वक्त मारे गए। टैंक में बनने वाली जहरीले गैस से इनका दम घुट गया। इन चारों की उम्र 23, 28, 32 और 45 साल बताई गई है। ये सभी दक्षिण दिल्ली के छतरपुर की अंबेडकर कॉलोनी के रहने वाले थे और सुरक्षा के लिए जरूरी परिधानों के बगैर टैंक में गए थे। ऐसे वक्त में जब केंद्र सरकार का सबसे बड़ा अभियान स्वच्छता का है, या कैसे हो सकता है कि देश भर में सीवेज की सफाई करते वक्त देश आने वाली तमाम सफाई कर्मियों की मौत की इतनी खबरें आती हैं और कोई हलचल नहीं होती है। 1 मई 2017 को पंजाब के तरनतारन में भी 2 सफाई कर्मियों की मौत दम घुटने से हो गई। अमन 35 साल के थे और प्रेम कुमार काका 29 साल के। 18 मार्च को बठिंडा में सीवर की सफाई करते वक्त दम घुटने से भी मौत हुई। एक घटना सामने आई। जगदीश सिंह की उम्र 40 साल और रवि की उम्र 25 साल। 3 मई 2017 को पटना के 2 सफाई कर्मचारियों की सीवर साफ करते वक्त दम घुटने से मौत हो गई। जितेंद्र 35 साल का था और दीपू 25 साल का। मार्च 2017 में बेंगलुरु में 3 सफाई कर्मियों की मौत हुई। मरने वालों में टी नायडू 40 साल, अंजया 34 साल और येरैया 35 साल के थे। सभी मौतों में एक समानता है, सभी की उम्र 40 साल से कम है। सभी के पास सुरक्षा के लिए जरूरी परिधान नहीं थे और सभी ठेके पर काम करते थे। दिल्ली के घिटोरनी में हुई 4 लोगों की मौत को मीडिया ने प्रमुखता से ठीक ठाक जगह दी, लेकिन इंटरनेट सर्च के दौरान ऐसा लगा कि ऐसी खबरें रूटीन के तौर पर कहीं किसी कोने में छपकर हमेशा के लिए मर जाती हैं। आम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में ही इतना उलझे रहते हैं कि उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता, कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर जिस सिस्टम का काम है इन समस्याओं को देखना, इन बातों को देखना, क्या उसे फर्क पड़ रहा है? आखिर अभी तक हम सीवेज में खुले बदन बिना किसी सुरक्षा के उतरने का काम बंद क्यों नहीं कर पाए हैं? ये वीडियो हैदराबाद के अनाथालय की है। कहा है यहाँ HIV पीड़ित 200 अनाथ बच्चियां रहती हैं। इनसे मैनहॉल साफ करवाया जा रहा था। अप्रैल महीने में जब ये रिपोर्ट आई तो अनाथालय के सुपरवाइजर और वार्डन को गिरफ्तार किया गया। लेकिन सोचिए हम सफाई के काम को कितना हल्का और गैर जिम्मेदार तरीके से इसे समझते हैं कि किसी को भी उतार दिया, यह जानते हुए भी कि इसमें प्रदूषित तत्व हैं, इन लड़कियों को संक्रमण हो सकता है, मगर दूसरों की जान को लेकर किसी को परवाह नहीं। सीवेज सफाई कर्मियों को मार रहा है, बीमार कर रहा है। यही नहीं, पूरे शहर को बीमार कर रहा है, क्योंकि इसके कारण शहर के भीतर और आसपास का जितना भी पानी का प्राकृतिक सिस्टम है वो लगातार प्रदूषित हो रहा है। शहरों की गंदगी को लेकर गिरते नालों ने हमारी नदियों का क्या हाल किया, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। आप यमुना को जाकर देख सकते हैं। सीवेज का ट्रीटमेंट खर्चीला माध्यम है, इसे लगाना और इसका रखरखाव दोनों ही, मगर इसका कोई विकल्प भी नहीं नजर आता। भारत के कई शहरों में आबादी के बड़ा हिस्सा उसके घरों का, उसके मोहल्ले का जो नाला है, सीवेज है, वो किसी नाले में भी नहीं गिरता। जगह जगह नाले बजाते आपको मिल जाएंगे। 14 जुलाई को दिल्ली के घिटोरनी में 4 लोगों की सीवर साफ करते हुए मौत हुई। उसी दिन मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को आदेश दिया कि सिर पर मैला ढोना मानवाधिकार का हनन है। अदालत ने कहा कि सिर पर मैला ढोने वालों को रोजगार उनके काम पर प्रतिबंध लगाया जाए। उनका पुनर्वास कानून जो है 2013 की धारा 7 के तहत किया जाए। नालों और सेप्टिक टैंकों की जानलेवा सफाई के लिए रोजगार या ऐसे कामों के लिए लोगों की सेवाएं लेने पर प्रतिबंध है। 1 जनवरी 2014 से 20 मार्च 2017 तक के बीच तमिलनाडु में सिर पर मैला ढोने के कारण और टैंकों की सफाई करने के कारण 30 सफाई कर्मियों की मौत हो चुकी है। इन मौतों को तभी रोका जा सकता है जब लोग सीवर और सेप्टिक टैंकों में जाना बंद कर दें। आखिर गटर, सीवर या मैनहॉल साफ करने के लिए अस्थायी कर्मचारियों को ही क्यों रखा जाता है? क्या सिस्टम को यह पता है कि कभी ना कभी ये लोग इसमें मर जाएंगे?
इसलिए अगर पक्की नौकरी होगी तो उसकी जगह पर किसी को नौकरी देनी पड़ेगी, मुआवजा ज्यादा देना पड़ेगा। रिसर्च के दौरान यह बात सामने आई कि किसी भी नगर पालिका में सीवर या गटर साफ करते वक्त दम घुटने से होने वाली मौत का सही आंकड़ा नहीं रखा जाता। अपने ही नागरिक सरकार के बही खातों से किस तरह से गायब कर दिए जाते हैं, यह भी उदाहरण देखिए, आज भी सब जगह हो रहा है। जनवरी 2015 में बृहन्मुंबई नगर पालिका ने बताया था कि पिछले 6 साल में यानी 2009 से 15 के बीच 1386 सफाई कर्मियों की मौत हुई अकेले उस एक शहर में, और यह संख्या बढ़ती जा रही है। मुंबई में 35,000 सफाई कर्मी हैं, जिनमें से ज्यादातर ठेके पर रखे जाते हैं। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि नालियों की सफाई के दौरान मारे गए कर्मचारियों के परिवार वालों को 10 लाख रुपए मुआवजे दिए जाएं, मगर कई रिपोर्ट में इस बात का जिक्र मिलता है कि मरने वाले सफाई कर्मियों के परिजनों को मुआवजा नहीं मिलता। पंजाब की रिपोर्ट में पता चला कि 25,000 मुआवजा देने का ऐलान हुआ। 12 जुलाई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक आदेश दिया, जिसमें सिर पर मैला ढोने वाले मजदूरों और सीवेज कामगारों की दुर्दशा को रेखांकित किया गया। कोर्ट ने उनके कल्याण और सुरक्षा को लेकर सरकार की संवेदनहीनता की कड़ी आलोचना की। सुप्रीम कोर्ट ने मारे गए लोगों के परिवारों को ज्यादा मुआवजा देने का आदेश तो दिया ही, साथ ही शहरी निकायों को तुरंत दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश का पालन करने का निर्देश दिया, जिसमें सीवेज में काम करने वालों को की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही गई थी। 2007 में एक एनजीओ ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क HRLN ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की। यह संस्था दिल्ली के हजारों मैला ढोने वाले मजदूरों की प्रतिनिधि है, जो दिल्ली जल बोर्ड, MCD, NDMC, DSIDC, CPWD में लोग काम करते हैं। तब इनकी याचिका को सुनते हुए हाईकोर्ट ने भी माना कि स्थिति बेहद गंभीर है। PIL में इन मामलों का जिक्र किया गया और दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि हालात काफी गंभीर है। कोर्ट ने तुरंत सभी स्थानीय निकायों को सीवेज मजदूरों को मुफ्त मेडिकल की सुविधा और उन्हें मुआवजा देने के आदेश दिए। इसके अलावा अपने काम से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे सीवेज मजदूरों को मुआवजा, उनकी मौत के बाद उनके आश्रितों को प्रोविडेंट फंड और दूसरी सुविधाएं देने के भी आदेश दिए गए। indiaspend.com ने इसी साल एक जनवरी में एक शोध पदक रिपोर्ट फाइल की। कई अखबार और वेबसाइट इंडिया स्पेंड की रिपोर्ट छापते हैं। इसके अनुसार भारत मात्र 30% सीवेज यानी नालों का जो मैला पानी है, गंदा पानी है, उसका ट्रीटमेंट करता है। 70% सीवेज जो है बिना ट्रीटमेंट के नदियों में और प्राकृतिक सिस्टम में मिल रहा है। 2015 में सरकार के जारी आंकड़ों से पता चलता है कि भारत के शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन 62,000 मिलियन लीटर सीवेज पैदा होता है। मात्र 23,277 मिलियन लीटर प्रतिदिन ही ट्रीटमेंट होता है उसका। भारत में 816 म्यूनिसिपल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, जिसमें से 522 ही काम करते हैं। इसकी वजह से नदियां, तालाब, प्राकृतिक जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं। आजकल हम सैनिटेशन का मतलब सिर्फ शौचालय ही समझ रहे हैं, मगर इसका बड़ा हिस्सा है शहरों की सफाई, सीवेज का ट्रीटमेंट। स्वच्छता के ज्यादातर विज्ञापन में शौचालय को लेकर ही प्रमुखता है, कचरा फेंकने को लेकर है, मगर सफाई कर्मियों की सुरक्षा, उनके लिए जरूरी उपकरणों का जिक्र कम नजर आता है या नहीं नजर आता है। मुंबई की नगर पालिका का बजट कई हजार करोड़ है, वहां भी मैनहोल साफ करते हुए सफाई कर्मचारी मर रहे हैं। जहां कुछ 100 करोड़ है, वहां भी मर रहे हैं। इसका मतलब है कि इनके पास पर्याप्त आधुनिक मशीनें नहीं है। हमारे शहरों की बनावट भी ऐसी है कि हर जगह ये विशालकाय ट्रक पहुंच नहीं सकते। हम आज इसी समस्या पर बात करेंगे। हमारे साथ हेमलता कंसोतिया हैं, आप सदस्य हैं नेशनल कैंपेन फॉर डिग्निटी एंड राइट्स ऑफ सीवेज एंड एलाइड वर्कर्स, और बिजवाड़ा विल्सन साहब है, नेशनल राष्ट्रीय संयोजक हैं सफाई कर्मचारी आंदोलन के। बिजवाड़ा जी, एक मैं पहले ही अंतर अपने दर्शकों के जानना चाहता हूं कि ये जो नालों में उतरकर सफाई करते हैं, क्या इसे भी आप सर पर मैला ढोना मानते हैं या दोनों अलग अलग कैटेगरी है? दोनों अलग अलग कैटेगरी हैं, बट दोनों मैनुअल स्कैवेंजिंग है। दोनों मैनुअल स्कैवेंजिंग है जो कानून के हिसाब से प्रतिबंधित है। 2013 का नया कानून के अनुसार दोनों मैनुअल स्कैवेंजिंग है। इसका कम से कम कितने जल्दी से जल्दी खत्म करना केंद्र सरकार ने बिल्कुल बताना। आज तक एक एक्शन प्लान तो अभी नेशनल लेवल नहीं है। तो सरकार ने कानून बना दिया, कोई एक्शन प्लान नहीं बताया कि इसको कैसे खत्म करना है, कब तक खत्म करेंगे, कब तक खत्म अभी तो काम करने वाला कितने लोग हैं उनका पहचान करना, वो तो अभी तक नहीं किया। आप लोग जो आंदोलन करते हैं, क्या सरकार की तरफ से कहीं भारत के किसी भी शहर की नगर पालिका ये डेटा देती है कि उसके पास सीवेज की इतनी लंबाई है और इसको साफ करने के लिए इतने 100 लोग हैं? वो डेटा तो नहीं है, डेटा नहीं। दिल्ली का डेटा भी हमारा कभी मालूम है। हाँ। कम से कम 7,000 किलोमीटर सीवर लाइन्स है। एंड CPCB का डेटा कहते हैं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, 4,500 MLD मिलियन लीटर्स पर डे वी आर प्रोड्यूसिंग
Out of that 1,500 million liters only, we are treating in the 17 sewage plants, and rest of everything. वो नहीं हम ट्रीट That is all we are आपने leaving कहा in जरा the. हिंदी में बता देता हूँ कि 4,500 मतलब मिलियन लीटर पर डे है ना प्रतिदिन हम सीवेज पैदा करते हैं दिल्ली शहर में, और जो 17 ट्रीटमेंट प्लांट है उसके जरिए हम सिर्फ 1,000 मिलियन लीटर प्रतिदिन ही हम उसकी 1500 साफ करते हैं। इसका मतलब करीब करीब 3,000 मिलियन लीटर प्रतिदिन हमारा सीवेज जो है बिना ट्रीटमेंट के हम या तो नदी में बहा रहे हैं या आसपास के जल स्रोतों में। ये यमुना पे ही चल रहा है, यमुना में ही जा रहा है। एंड 22 हमारा का दिल्ली का अंदर ये पाइपलाइंस है विच इज कनेक्टेड डायरेक्टली, ये यमुना के ही जाते हैं। इस पे 4 बड़ा है, ये सारे यमुना साफ करने के लिए हम 4,000 करोड़ और ये साल 6,000 करोड़ खर्च करते हैं, बट ट्रीटमेंट करना इसका पहले ये कोई नहीं सोचते हैं। क्योंकि यमुना में थोड़ी आस्था है, बड़ी खबर बन जाती है, एक आरती का आयोजन हो जाता है। आजकल हर नदियों के किनारे आरती का आयोजन हो रहा है और बताया जा रहा है कि नदी इससे साफ हो रही है। होता क्या है कि नदी साफ अभी नहीं हो रही है, आपका ध्यान कहीं और उस आरती पर शिफ्ट कर दिया जा रहा है, जो आप ऑलरेडी घर में कर ही रहे हैं, नदी के पास भी जाके कर सकते हैं, मगर उस आरती को सफाई के विकल्प में क्यों पेश किया जाता है? ये तो एक तरह से नजर को फेरने वाली बात है। हाँ। और दूसरा है हम स्वच्छता ज्यादा बोलते हैं। स्वच्छता हमारा का स्वच्छ करने वाला है ये देश का अंदर 5,000 साल से कौन साफ किया उस पर बात नहीं, उनका बात बिल्कुल नहीं होती है। स्वच्छता के 3 साल के घनघोर विज्ञापन के अभियान जो है उसमें स्वच्छता जो करने वाला उस पर बात नहीं, बिल्कुल नहीं है उनका। पर सैनिटेशन का बजट तो इस बार सरकार ने बढ़ाया है काफी, मैं देख रहा 2 लाख करोड़ रुपया हाँ। सेंट्रल गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग वो स्वच्छता अभियान पे, बट सफाई कर्मचारी का उनका पुनर्वास के लिए पहले वो 570 करोड़ रुपया था, ये साल वो 5 करोड़ रुपया सिर्फ है, और 500 करोड़ से घट के 5 करोड़ हो गया। 5 करोड़ ये बजट पे अभी 16-17 मैं टोटल फिगर देख रहा था कि ज्यादा पैसा इन्होंने दिया है। आप कह रहे हैं कि सफाई कर्मचारियों पे जो पहले 500 करोड़ खर्च होता था, ठीक समझ रहे हैं, 500 करोड़ 570 4 साल का 4 साल का 570 करोड़ वो घट के 5 करोड़ हो गया। 5 करोड़ ये साल है। वो बोलते हैं 2019 तक देश पे सारे महिला प्रथा सारे खत्म हो जाएगा, पैसा तो नहीं है, अभी तक काम छोड़ चुका, उनका पुनर्वास नहीं दे रहा है। शिवर गट्टर का अंदर अभी कितने लोग मर चुका, हमने डेटा भी दिया, 1,400 लोग अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश का बाद मर चुका। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मतलब 2011 के बाद, हमने 2011 के बाद 2014 पे आया। 2014 के बाद 1,000 से ज्यादा लोग मैनहोल साफ करते हुए मर गए। अभी अप्रैल 1 तारीख से अभी अप्रैल जुलाई 10 तक 100 दिन के लिए 100 दिन में 35 लोग ये 35 लोग मरे हैं। आपके जो आंकड़े हैं सारे डेटा 100 दिन में 35 लोग मरे हैं। ठीक, एक और जल्दी से बता दीजिए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 10 लाख मुआवजा देगा, ये किस पे जिम्मेदारी है देने की, और मिलता है कि नहीं मिलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट का देना, स्टेट गवर्नमेंट भी दोनों मिला के देना, दोनों मिला के वो प्राइवेट का आप काम किसी को जानते हैं जिसको 10 लाख मुआवजा मिला है? कई लोग का मिला, पंजाब पे कई लोग का मिला, तमिलनाडु पे मिला, बट देर आर द स्टेट्स, उत्तर प्रदेश पे ये अभी ये 100 दिन का अंदर 9 लोग मर चुका, ये कभी केस भी नहीं होते हैं, कुछ नहीं है। बिहार पे है, उड़ीसा पे है, गुजरात पे है, सारे राज्यों रिहैबिलिटेशन का पैसा खर्च नहीं करते हैं, 10 लाख रुपया बिल्कुल नहीं देते हैं, और केस डालना भी हम धरना रैली करना पड़ते हैं। राइट, ठीक है, हम इस पे आएंगे कि ये जो दलित नेता हैं इसको लेके क्यों नहीं इस्तेमाल उठाते हैं, और जो बाकी जो नेता हैं, क्योंकि सफाई से तो सबको लाभ होना है और सबको उस पर आश्रित है, उस पर भी बात करेंगे। हेमलता जी, आप जरा बताइए कि आपके साथ 2015 में जब ये स्वच्छता अभियान की बात हो रही थी तो आप ही मुझे लेकर गई थी अलग अलग जगहों पे, और आपने कुछ मशीनें दिखाई थी। उन मशीनों की तुलना में जब मैं नेट पर देख रहा था कि बाहर के देशों में किस तरह से ट्रक से सफाई होती है, और एक आदमी बिना अंदर गए एक पाइप होल जेटिंग से पानी के फव्वारे से, तेज फव्वारे से नाले की सफाई कर देता है, उस हिसाब से तो ये मशीनें जो नहीं लगती हैं वो निहायत ही खटारा और बेकार किस्म की लगती है, पर काम करती होंगी। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके इस अध्ययन के दौरान जो आप एक्टिविज्म करती हैं, इसमें कितना सुधार हुआ है?
सुधार की दृष्टि से देखें तो कुछ ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। कुछ सुधार नहीं हुआ। वही मशीनों को थोड़ा रिपेयरिंग करके उतारा गया है। जैसे आप भी उस समय पे आए थे तो जो बड़ी मशीनें हैं वो बड़े रोड पे ही हैं, छोटे गलियों में अभी भी नहीं जा पाती है। अभी भी आज भी हम गलियों में जो प्रैक्टिस देख रहे हैं, भले ही बैन भी हो गया है, सर्कुलर भी आ गया, लेकिन प्रैक्टिस में वो बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के आज भी सीवर वर्कर काम करता है। और खास तौर पे जो ठेके पे जा रहे हैं उनमें ही डेथ केसेस, जो गिटरौनी वाला मामला भी हुआ वो भी इसी तरह के ठेके पे भी सबलेट कर रहे हैं, मतलब सब कॉन्ट्रैक्ट पेटी पे दिया जा रहा है ठेका भी। तो मतलब एक तो ठेका दिया, फिर दूसरा एक ठेका दे देते हैं, उससे ना तो ठेकेदार को कुछ मालूम है सेफ्टी इक्विपमेंट के बारे में, ना गाइडलाइन के बारे में, और वो किसी भी व्यक्ति को वैसे ही उतार रहा है। सेफ्टी इक्विपमेंट क्या होता है कि यार देखिए, बिजवाड़ा जी जो कह रहे हैं कि नीचे जाना ही नहीं है, हाँ, मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं करनी है, हाथ से कचरे की सफाई नहीं करनी है, मैला की सफाई ना करनी है, ना सर पे ढोना है, ठीक। तो वो उनके नीचे जाने के लिए वो जो प्रोटेक्टेड गियर की जो बात हुई है वो क्या है? क्या आपने कभी किसी को पहनते देखा है? मैंने नहीं देखा। और जो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो आदेश दिए थे उस समय पे सेफ्टी इक्विपमेंट बेहतर करने के लिए कि पहली बात तो जाना ही नहीं है, वो तो पूरी तरह से बैन ही है। लेकिन चूंकि दिल्ली का सिस्टम ऐसा है कि बड़ी मशीनें अंदर नहीं जाती, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट पे दिया जाता है और मैनुअल कहीं ना कहीं होता है। और उन डेथ केसेस को बचने के लिए बहुत ही परफेक्ट सेफ्टी इक्विपमेंट का रिकमेंड दिल्ली हाई कोर्ट की कमेटी गठित हुई थी, उन्होंने दिया था, जिसमें एक फुल बॉडी सूट था जो आज तक नहीं खरीदा गया। वो सेफ्टी इक्विपमेंट भी आज तक हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं खरीदा गया, क्योंकि उस मीटिंग के अंदर मिनट्स में था कि जो हमारे मिश्रा जी उसके चेयरमैन थे, उन्होंने रिकमेंड किया था, और शायद जो हमारी सरकार के लोग थे वो देख के भी आए थे एग्जीबिशन में कि ये सूट सूटेबल होगा, लेकिन आज तक नहीं खरीदा। फिर भी मैं कहती हूँ कि मैनुअल होना नहीं चाहिए, जाना नहीं चाहिए, ऐसी मशीन छोटी छोटी भी आनी चाहिए। जो बात है ना कि जो है अभी इस कार्यक्रम के देखने के बाद अगर कोई खरीदा होगा तो कोई नगर पालिका का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, आयुक्त बोलेगा तो हम उसको शामिल कर लेंगे, लेकिन फिर भी आप इतना घूमती हैं, किसी को भी सुरक्षा उपकरण में नहीं देखती हैं। नहीं देखा। और वो लोग जाते हैं और जहरीली गैस से इनकी मौत होती है, कोई मुआवजा नहीं मिलता, ये क्लियर हो गया, ठीक। इनको जो बीमारियां होती हैं वो क्या? मुआवजे का एक केशवपुर प्लांट में पिछली दिवाली को एक डेथ हुआ था, उसको काफी दबाव से हम लोगों ने 10 लाख का एक मुआवजा मिला था, सिंगल एक व्यक्ति को। अच्छा। और वो उस प्लांट पे डेथ हुआ था जो इनका अपना प्लांट है, वो भी ठेके पे दिया जा रहा है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तो इतना यूज है कि उसको ठेके पे जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन उसी पे उसका डेथ हुआ था। 20 साल का लड़का था और उसकी वाइफ को वो मुआवजा मिला था। तो वो बहुत ही मतलब वो देख के तो शायद मेरे भी पूरे, जिस तरह से वो फंसा था पाइप में, मैं इसको बयान भी नहीं कर सकती हूँ। तो किस तरह से, मतलब पहली बात तो मना ही कर दिया था कि यहाँ लाश नहीं है, लेकिन उसकी माँ का कलेजा तो माँ का ही है। उसने कहा इसी पाइप में मेरे बेटे की लाश है। जब उस पाइप को काटा गया तब वो बहुत बुरी हालत में निकला। और पूरा ये प्लांट की कहानी है, और मुझे लगता है कि अभी तक तो हमने किसी को नहीं 4 मौत हुई है दिल्ली में, इसका कुछ असर पड़ेगा क्या? इसके पहले भी बहुत लोगों की मौत हुई है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि कोई असर पड़ेगा इसमें? हम लोग 12 साल से, विल्सन जी और काफ़ी साल से काम कर रहे हैं, लेकिन कोई असर नहीं दिखता। शायद आम लोगों में भी जो स्वच्छता को लेके तो बहुत बड़ा अभियान देखते हैं, और उनसे भी जब बात करते हैं तो स्वच्छता अभियान की काफ़ी गुणगान होता है, लेकिन इस सफाई कर्मी और सीवर वर्कर के लिए कोई बात नहीं होती है। तो जो बहुत ज्यादा कई तरह के जो सफाई कर्मी हैं, हम तो अभी आज सीवेज पे ही फोकस कर रहे हैं, तो ये जो पूरा ठेका सिस्टम है, क्या इसकी वजह से भी इनकी इनसिक्योरिटी या रिस्क बढ़ा है? हाँ, उनकी वो सरकार का वो क्या कह रहा है, मैम ठेका दिया हमारा जिम्मेदारी नहीं है, बट एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का आदेश के अनुसार कहीं भी कोई भी मरे तो वो सरकार का ये जिम्मेदारी है। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होते हैं सरकार है, सरकार उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग सकती। दूसरा बात है, वो इतने बताते हैं इतने मौत होगा अभी, अब बताओ ये देश के अंदर हम लोग आतंकवाद का, टेररिज्म, कुछ इतने मामला बात करते हैं सब लोग। 1400 लोग अगर ये देश के अंदर मरे तो ये विषय पे 2014 से 2017 ये विषय पे कोई एक बड़ा नेता, अभी स्वच्छ भारत प्रधानमंत्री इतने बोल रहे हैं, हो ही जा रहा है तो वो क्यों बोलेगा कि 1400 लोग मर गए? और राजस्थान काम जब फोकट में हो जा रहा है हिंदू मुस्लिम गाय बकरी पे, तो वो 1400 लोगों का इशू क्यों उठाएगा? नहीं, 1993 पे कानून आया, आज तक देश का अंदर कोई एक जगह भी एक केस भी नहीं डाला, बट इंडियन इनके खिलाफ केस भी नहीं होता, एक भी नहीं होगा। बट जो सारे मर गया जिसके जिम्मेदार है उसके खिलाफ कोई केस नहीं, एक नहीं होगा। बट अभी गाय का कुछ विषय आ जाएंगे, सारे लोग का देशभक्ति ऐसे आ जाते हैं। मैं पूछ रहा है आपका देशभक्ति कहाँ गया? वो दलित ये देश का अंदर 1400 लोग मरे तो क्यों आप बाहर नहीं आते हैं?
अब क्यों नहीं पूछते हैं? पुलिस स्टेशन जाके केस डाल रहा है, नहीं डाल रहा है। मतलब क्या है? आपका देशभक्ति का भी जाति है। दलित मरे तो आप नहीं पूछते हैं। प्रधानमंत्री सब चीज पर बयान आते हैं। इतने लोग मरा, हमने मेमोरेंडम दे चुका, राष्ट्रपति का मेमोरेंडम दे वो चुका। बयान ना भी दें तो सिस्टम तो बनना चाहिए ना। सिस्टम तो कहीं नहीं है। कोई एक ऐसा राज्य बताएं जहां जिसने इस मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में थोड़ा बेहतर काम सर किया। स्वच्छ भारत बता रहे हैं। हाँ। अभी बताओ, देश के अंदर सब लोग यही विषय पे बात कर रहा है। स्वच्छ भारत पे क्या होगा? इसका पहले हमने बताया, ये देश के अंदर कुछ भी स्वच्छ होते हैं, इसका बीच में इंपॉर्टेंट है जाति है। स्वच्छ भारत आने के बाद जाति भी खत्म हो गया। अभी सारे स्वच्छ भारत बता रहे हैं। ऐसे ही आप बात करो इस सिवर का अंदर मौत क्या है। प्रधानमंत्री अगर ओपन करो पार्लियामेंट पे, कल देश पे सारे अधिकारीगण डे आफ्टर टुमारो से, परसों से शुरू करेंगे कार्यान्वयन। व्हाई कांट यू टेक एक्शन अगेंस्ट एनी वन ऑफिसर? हर साल मरते हैं दिल्ली के अंदर, एक अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई कोई कुछ नहीं होते हैं। क्यों? वाई यू आर नॉट टेकिंग एक्शन अगेंस्ट? अधिकारीगण पे क्यों नहीं लेते हैं? वो सांसद हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इतने मौत होते हैं। आगे आप ज्यादा क्यों बात करना? प्रधानमंत्री का वाराणसी पे भी पिछले महीने होगा ना, वहां भी मर चुका। पेपर पे खबर भी नहीं आते हैं। मतलब क्या है? मैं क्या बता रहा है, ये इट इज नॉट ए काइंड ऑफ ए पॉलिटिकल जिम्मी, ये तो पॉलिटिकल मर्डर है, ये राजनैतिक हत्या है। आप सब लोग मिला के कर रहे हैं अपना जाति लोग का। दे आर ऑल इंडियंस, हम भी ये देश का नागरिक हैं। वो देश पे सब लोग याद रखना पड़ता है। क्या हम लोग मरे तो कोई कुछ नहीं बात करते हैं? 3 लोग मर चुका, आज न्यूज़पेपर पाएगा, कल तक सारे लोग भूल जाएंगे। क्यों आप एक एक्शन प्लान लेके नहीं आते हैं? ये नेशनल प्रायोरिटी पे डालना पड़ता है। सांसदों के लिए कम से कम 6 बार हमने मेमोरेंडम दिया। दिस इज द 6th मेमोरेंडम, सब एमपी का दिया, दे चुका। इससे मतलब नहीं, कुछ भी जवाब भी नहीं मिलते हैं। वो तो इतना एक्सपर्ट हो गए और इतना श्योर हो गए हैं कि कहीं चुनाव हो रहा, वो हिंदू मुस्लिम का कहानी चल रहा है और हिंदू मुस्लिम पर इतना वोट मिल रहा है कि वो मेमोरेंडम पढ़ के फेंक देते होंगे कि फेंकिए यहाँ पे, चलो कुछ त्योहार को देखो, उस त्योहार में आरती करो, रैली निकालो, जुलूस निकालो, फिर उससे वोट ले लो। विपक्ष के भी नेताओं ने नहीं किया इसको। विपक्ष का नेता लेटर चिट्ठी का जवाब देते हैं, क्यों? है तो मेरा जिम्मेदारी आज नहीं है ये बताने के लिए, बट वो भी पहले पावर पे था। सब लोग का वो भी नहीं किया। सब लोग, कोई तो भी किसी भी सरकार में नहीं कर रहा है, ना बिहार ने किया है, ना कोई राज्य ने किया, ना बंगाल का आप रिकॉर्ड बता रहे हैं, ना उड़ीसा का रिकॉर्ड बता रहे हैं। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, ये जो गाड़ियां होती हैं मोटी मोटी, ये भी सरकार अपने पास खरीदती है, ये गाड़ियां भी ठेके पर होती हैं? जैसे मेरी जानकारी है कि जो बड़ी जो सकिंग जो ट्रक होता है, उसका कोई शायद 40,000 पर डे का किराया होता है। तो कभी कभी आता है, बाकी वो जेट वाला फवारे वाले से ही जिसका 7-8 हजार किराया होता है, वो शायद ऐसा कुछ है। नहीं, किराए पे ही है। जैसे ठेके पे जो जा रहा है तो वो किराए पे लेते हैं, और खुद कुछ खरीदे भी हैं सरकार ने, बहुत ही कम, जितना खरीदना चाहिए उतना तो नहीं खरीदे हैं। इनके बीमारियों का क्या स्ट्रेस आप बता सकती हैं? थोड़ा हमारे दर्शकों को आइडिया हो कि एक तो मर गए लोग, और जो लोग इस गैस चैम्बर में जाते हैं और तरह तरह की बीमारियों की शिकार हैं और मतलब मरने के कगार पे हैं, और एक तरह से रिटायरमेंट भी नहीं पूरा कर पाते हैं, तो उनका बीमारी का सारे पैनल्स के हॉस्पिटल्स दिए हैं, 10-15। लेकिन स्थिति यह है कि जब एकदम से बीमार होता है तो पहले उसको पैसा लगाना पड़ता है, और पैसा लगाने के बाद उसको वो पैसा मिलता है। जबकि कैशलेस के लिए हाई कोर्ट ने भी कुछ हल्का सा बोला, और उसकी एक बार ज्ञापन भी दिया गया कि इसको कैशलेस किया जाए। जबकि बहुत सारे इंश्योरेंस तो कैशलेस हैं, लेकिन सीवियर वर्कर का पहले पैसे लगाना पड़ता है, फिर उसको कई सालों में उसको मिलता है। अभी एक हमारे साउथ दिल्ली के एक वर्कर की डेथ पैनल हॉस्पिटल में सिर्फ मात्र पथरी के ऑपरेशन से हुई, जो बड़ी ही अजीब सी बात थी, क्योंकि पैनल के हॉस्पिटल भी उनको ज्यादा अच्छे से नहीं देखते हैं। ठीक है, तो उनको पता है कि इसमें हमें कोई फायदा नहीं है। वो सरकार का पेंशन भी मिलते हैं, हाँ, पेंशन, बट अपना लोग का कोई पेंशन भी लेने नहीं। तक भी जिंदा नहीं है। पेंशन भी कुछ नहीं अगर परमानेंट एम्प्लॉइज है तो भी पेंशन लेने तक हम लोग जिंदा भी नहीं। सांसदों ने तो अपना पेंशन का जुगाड़ कर लिया, लोगों का पेंशन खत्म कर दिया। बहुत होते हैं। मुझे एक बात बताइए कि फिर क्या करना चाहिए सफाई कर्मचारियों को? उनका पुनर्वास कहते हैं, एक योजना बनाना, इस पे बताना लोन बिल्कुल नहीं चाहिए। लोन क्यों देना? हम लोग इतने साल से काम किया था, वो काम छोड़ के बाहर आने वाला का लोन क्यों देते हैं? इतने 1000 करोड़ रुपया ये देश के अंदर पैसा है, सारे लोग लेके बैंक का वो नहीं वापस दे रहा है, कोई कार्रवाई नहीं होते हैं। अपना लोग का सिर्फ क्यों?
एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर और बात करते हैं इस पर। अभी हमारे पास और समय, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। विल्सन बता रहे हैं कि 1400 लोग 2014 से 17 के बीच सफाई कर्मचारी मरे हैं, और इस पर कोई हंगामा नहीं। उनके पुनर्वास, उनकी सुरक्षा, ये सब स्वच्छता के डिबेट में नहीं है। ब्रेक के बाद हम फिर आते हैं। हम ब्रेक से लौट आए हैं। बिजवाड़ा विल्सन रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हैं, और हेमलता जी हैं जो दिल्ली में काम करती हैं। हेमलता जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि इनका एक जो सामाजिक नेटवर्क है, जैसे मुंबई के बारे में भी पढ़ रहा था कि लोग अपने घरों को बचाने के लिए फिर से इस पेशे में आ जाते हैं, और यहाँ भी ठेके पे इस तरह के पेशे में आ जाते हैं। इनके भीतर किसी तरह की बेचैनी नहीं है कि इस काम को छोड़ दिया जाए? नहीं, जब शहर को चिंता नहीं, जब समाज को चिंता नहीं, जब सरकार को नहीं चिंता, तो काम को बंद कर देना चाहिए फिर। नहीं, इनके बच्चों में एक चिंता है और वो इसको काम को करना भी नहीं चाहते, शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, लेकिन कोई विकल्प नहीं है। और अभी जैसे थोड़ा रूप बदला है, अगर कहीं सफाई का ठेके पे काम है तो जैसे बढ़िया से होटल में या इंटरनेशनल सेंटर्स में इन्हीं के बच्चे कॉन्ट्रैक्ट पे लगते हुए दिखाई देते हैं। तो मुझे ऐसा कई बार मैं जब जाती हूँ तो उनसे पूछती हूँ कि आप कहाँ रहते हैं, इस तरह के सवाल। तो मेरे अंदर ये एक सवाल आता है कि हमेशा यही बच्चे हमेशा कैसे भी किसी भी रूप में क्यों आ जाते हैं? क्योंकि फिर मेरे को ये लगता है कि सरकार से निकलते तो बाजार में भी उस जाति के चक्र में फंस जाते हैं। फिर मुझे लगता है कि शायद इनके लिए, फिर उनसे जब पूछा जाता है या कई बार हम चर्चा करते हैं तो उनकी तरफ से आता है कि हमारे लिए कोई विकल्प ही नहीं है। जो विल्सन जी ने भी बोला कि लोन नहीं चाहिए, पुनर्वास चाहिए, और पूरी तरह से पुनर्वास चाहिए, केवल वन टाइम पुनर्वास नहीं। एकदम से कह देना कि आप ये काम छोड़ दीजिए तो दूसरा कमाएगा खाएगा क्या, वो मैं समझता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ ये इस चक्र को जानना चाह रहा था कि मार्केट भी उस कास्ट सिस्टम को और मजबूत कर देता है सफाई के मामले में, है ना? तो इनकी कोई मुक्ति नहीं है, कोई नहीं। लेकिन हम सुनते रहते हैं कि जब नौकरियां निकलती हैं तो उसमें दूसरी जाति के लोग भी आते हैं। एक बात मैं और जानना, करेक्ट कर देता हूं, आप 1999 से 2017 के बीच 1400 लोग मारे गए, है ना? हर साल 77-78 लोगों की मौत हुई है। आज भी बिहार से 2 लोगों के सफाई कर्मियों की मौत की खबर है, पर मैं उसकी पुष्टि नहीं कर पा रहा हूं। पर सिवान के लोग व्हाट्सएप पे मैसेज से भेज रहे हैं कि वहां सफाई कर्मचारी का है। एक विधायक जी ने बताया कि फाइनेंस कमीशन ने खूब पैसा दिया है मशीनें खरीदने के लिए, लेकिन होता क्या है कि शहरों में पहुंचते पहुंचते लोग उससे डस्टबिन खरीद के 4 लगा देते हैं, उस पर सुंदरता पेंटिंग कर देते हैं, बच्चे आके रैली कर जाते हैं, फोटो छप जाता है, लेकिन वो मशीन वगैरह की खरीदारी नहीं होती, लोग उसी तरह से मरते रहते हैं। दूसरा क्या, इनके लिए 10 लाख 20 लाख का बीमा, कोई दूसरा ये एक तरीका हो सकता है? इंश्योरेंस तो कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। और कॉन्ट्रैक्ट का देने के बाद सरकार ने सोच रहा है हमारा जिम्मेदारी खत्म हो गई, सो कॉन्ट्रैक्टर कोई ले रहा है, वो ठेका वाला ये सारे देखना, ये बिल्कुल नहीं हो सकती। दूसरा है, एक इम्पोर्टेंट है, ये सफाई कर्मचारी परिवार से है, थोड़ा पढ़ाई किया, वो लोग बाहर आना कोशिश कर रहा है। ये सरकार के पास कोई एक योजना है उनका बताना ना, सफाई का इतने साल से आप लोग काम किया था, मेरा किसी भी राज्य में नहीं है कि आपके लिए ये योजना है, आप उस काम को छोड़िए, इस काम में आइए। अच्छा पढ़ाई किया उनका बता रहा है, अगर नहीं है उनका पुनर्वास के लिए कुछ नहीं। और अभी ये सैनिटेशन है, पर इनकी राजनीतिक शक्ति तो काफी है। मतलब हर चुनाव में मैं देखता हूं कि समुदाय की राजनीतिक शक्ति भी काफी है, उससे भी बदलाव नहीं होता इनके हालात में। नहीं, वो फोकस तो इसी पे नहीं है ना, इसी पे कोई का ये नेक्स्ट इलेक्शन पे किसका मदद देना, कैसे आना, यही पर है। बट ये सारे सैनिटेशन है, इसका एक स्मार्ट बनाना, इसका मैकेनाइज्ड बनाना, ये योजना हमारा कोई नेता का मैकेनाइज्ड किया जाए तो इससे समाधान निकल सकता है, जान बच जाएगी, और थोड़ा इतना नीचे जाकर उसको हाथ से छूने की कोई जरूरी नहीं है। ये क्या हम लोग एक छोटा मशीन, इसका अंदर घुसने वाला मशीन तैयार करना, ये देश का ताकत दुनिया के नहीं बाकी देशों में जाकर आपने देखा वहां कैसे होता, कुछ बता सकते हैं? दूसरा दुनिया के नहीं गया, मुझे जानकारी में देख रहा था कि न्यूयॉर्क में 6000 सफाई कर्मी है, 2 ही आदमी जाता है बड़ा सा ट्रक लेके और गटर साफ करके पूरा चला जाता है उसमें। मैकेनाइज्ड करिए। अब उनका पानी भी अलग अलग होते हैं, हमारा सारे पानी एक ही जगह आते हैं। वो रेन वाटर होगा, बारिश का पानी होगा, ड्रेन का वाटर होगा, टॉयलेट का पानी, सब एक जगह। इसका अंदर एक इंसान घुसा के हम बिल्कुल नहीं सोचते हैं वो इंसान है, वो अंदर जा रहे हैं, वो क्यों उनका घुसाना, ये सोच भी हमारा पास बंद है। यही मैं कहना है, हमारा का पहले ये देश के अंदर एक बड़ा एक कैंपेन चाहिए
सबका बताना सैनिटेशन का मतलब क्या है, जाति आधारित सैनिटेशन कैसे उसको तोड़ो, उसको बंद करो फिर। हाँ, जाति आधारित सैनिटेशन को बंद करना, मैकेनाइज्ड करना इसका। इस पे काम करने वाला कितने लोग हैं उनका पहचान करके उनका पुनर्वास का एक योजना बना। अगर कोई अभी ड्राई लेट्रिन्स आए यूपी, एमपी, बिहार, गुजरात, जैसे ट्रेनों में तो बहुत सारा बायो लैट्रिन डीआरडीओ की तरफ से बनाया गया है ना, ट्रेन का साथी। लेकिन ये भी मैंने पढ़ा सुपान जोशी की किताब की, सबसे ज्यादा रेलवे में लोग सर पे मैला ढोते हैं। 1,74,000 कोचेस है उनका पास, वो एक साल का वो 500 कोचेस सिर्फ मैकेनाइज्ड करते हैं। ऐसा करे तो कम से कम। एक बात बताइए कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से और संसद के कानून के हिसाब से सर पे मैला ढोना मना है, फिर रेलवे में क्या सचमुच चल रहा है? रेलवे सुपान जोशी ने अपनी किताब जल थल मल में लिखी है बात। ये बात है। रेलवे का दिल्ली हाई कोर्ट पे केस भी आए, सफाई कर्मचारी आंदोलन वर्सेस इंडियन रेलवेज। रेलवे वाला अभी भी बताते हैं हमारा पास ऐसा काम करने वाला कोई नहीं है। अभी ऑफिशियली? अच्छा, झूठ बोलना हमारा देश का अधिकारगण का एक फैशन है। इसका बंद करना कोई नेता का ताकत नहीं है और नेता भी उनका सपोर्ट कर कोई नहीं है। और जजेस भी होते हैं सुओ मोटो सब चीज पर लेते हैं। इतना सारा आदेश है, तमाम अदालतों का आदेश है, तो फर्क नहीं पड़ता? इन नगर पालिकाओं को आदत है क्या? थोड़ा डर तो पैदा होगा, फिर भी काम तो बंद नहीं किया। कानून से कुछ फायदा नहीं है नहीं बता सकते, थोड़ा डर तो है। क्या करना मालूम है? 10 लाख रुपया देना तो अभी, पहले हम लोग 1 लाख रुपया का 1 और 2 दिन धरना करना पड़ते, अभी तो ये जरूरी नहीं है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वो कोई लेटर लिखते हैं, ये हो जाते हैं। पर हेमलता जी थोड़ा और बताइए कि जो दिल्ली के जो सफाई कर्मचारी हैं जो गटर में उतर रहे हैं, जो उसमें उतर रहे हैं, तो क्या जानने की कोई ऐसी विधि नहीं है कि इसमें गैस फॉर्म कर गया है, इसमें नहीं जाना चाहिए? नहीं, इसमें एक वर्क परमिट का प्रोसेस है और पूरा जांच करने के बाद ही जाना चाहिए। और उसमें भी 6 लोगों का टीम होगा, जिसमें एक इंजीनियर भी होगा और एक एक्सपर्टीज होगा, सुपरवाइजर होगा और एएसआई होगा। और उस वर्क परमिट के बाद ही अंदर जा सकते हैं। अच्छा, पहले जांच हो जाए, फिर परमिट दिया जाए कि इसमें जाना अभी सेफ है, तभी जा सकते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिस नहीं हो रही है। जो जैसे सुबह कंप्लेंट पे आते हैं तो 2 वर्कर जाके सीधा डायरेक्ट सफाई में उतर जाते हैं, जो बहुत ही गलत है। ये और खतरनाक है। तो सीधा जाके आप उतर जाएं, ये और खतरनाक है। हाँ, ये इसका स्वच्छता के किसी विज्ञापन में ढूंढिएगा इस समस्या को। ब्रेक के बाद हम रैंकिंग की एक बड़ी समस्या के बारे में बात करेंगे। 14 जुलाई को भारत के तमाम मीडिया संस्थानों में एक खबर छपी कि दुनिया भर में भारत की जनता सबसे ज़्यादा अपनी सरकार में भरोसा करती है। पहले यह खबर अमेरिकी बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स में छपी, फिर वहाँ से भारत के मीडिया में धारा प्रवाह बहने लगी। पहले जो छपा उसके बारे में बताते हैं, क्योंकि मुमकिन है कि ज़्यादातर हिंदी और क्षेत्रीय अखबारों या अंग्रेज़ी के अखबारों ने भी छापने के बाद सुधार ना किया हो और आप गलत जानकारी में भरोसा करने लगे हों। फोर्ब्स पत्रिका की रिपोर्ट के आधार पर भारत की कई वेबसाइट ने छापा कि 73% भारतीयों को प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पर विश्वास है, जो दुनिया के प्रत्येक देश से ज्यादा है। छापने वाले में हमारी एनडीटीवी की भी वेबसाइट है। दूसरे स्थान पर कनाडा सरकार है, जिसमें 62% नागरिकों का भरोसा है। तीसरे स्थान पर तुर्की की सरकार है, जिसके प्रति 52% लोगों ने भरोसा जताया है। क्या ये खबर सही थी या इसमें किसी ने चालाकी की? फोर्ब्स ने अपने ग्राफिक्स के नीचे एक सावधानी लिख दी कि यह सर्वे चुनिंदा देशों का है। फोर्ब्स पत्रिका ने खुद कोई सर्वे नहीं किया था, उसने ओईसीडी के 35 देशों के सर्वे को लिया, उसमें से 15 देशों का नाम लिया और अपनी तरह से एक रैंकिंग बना डाली जो पूरी तरह से फर्जी। फोर्ब्स ने यह हेराफेरी क्यों की, यह समझने की जरूरत है। जो मूल सर्वे है उसके अनुसार भारत तीसरे नंबर पर है और यह भी कोई खराब स्थान नहीं है, लेकिन फोर्ब्स के सर्वे में भारत पहले नंबर पर आ जाता है। और क्यों आया? भारत का तीसरा स्थान है जिसकी सरकार के प्रति 72% लोग भरोसा रखते हैं। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है जिसकी सरकार के प्रति 80% लोग भरोसा रखते हैं। दूसरे स्थान पर इंडोनेशिया की सरकार है जहां 80% लोग उसमें भरोसा रखते हैं। 35 देशों में से 15 देशों को लेकर कोई पत्रिका अपनी रैंकिंग बनाए भी तो भी वो 80% वाले 2 मुल्कों को कैसे छोड़ सकती है? उसने किस इरादे से 80% वाले स्विट्जरलैंड और इंडोनेशिया की सरकार को हटाया? क्या उसे भारत को
सबसे ऊपर दिखाना था क्या? इसलिए इस तरह के सर्वे से वैसे भी ना भारत पे फर्क पड़ता है ना लोगों पे फर्क पड़ता है, मगर जो समझना है वो यह कि मीडिया किस तरह का खेल खेल जाता है। OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, altnews.in अगर मीडिया की यह चालाकी नहीं पकड़ता तो आपको पता भी नहीं चलता कि इतना बड़ा घपला हुआ। आप तक यह खबर पहुंची, अब आप ही चेक कीजिए कि जिस अखबार के जरिए यह गलत खबर पहुंची उसने आपके लिए संशोधन वाली जानकारी छापी है या नहीं, सुधार किया है या नहीं। जबकि कोई भी OECD.org की वेबसाइट पर जाकर आसानी से चेक कर सकता था। 1961 में बनी यह संस्था अपने 35 सदस्य देशों के लिए तरह तरह के सर्वे दुनिया भर से जुटाती है ताकि सदस्यों को एक जगह से एक दूसरे के बारे में जानकारी रहे। इसका मुख्यालय पेरिस में है और इसका हर देश का एक प्रतिनिधि सदस्य वहां होता है। OECD की यह रिपोर्ट 282 पेज की है। जैसा कि बताया कि अलग अलग देशों में अलग अलग कंपनियों ने जो सर्वे किए हैं उसका संकलन है। हर साल की तुलना भी इस रिपोर्ट में। इसके अनुसार 2007 में 82% भारतीय अपनी राष्ट्रीय सरकार में विश्वास करते थे जब यूपीए की सरकार थी। 2012 में यह आंकड़ा भयानक तरीके से घटकर 55% पर आ गया जब यूपीए की सरकार थी 2007 और 12 में। 2015 में एनडीए के सरकार के प्रति 73% लोगों का भरोसा था। 2016 में एनडीए सरकार के प्रति 71% लोगों का ही भरोसा रह गया, यानी एक साल में भरोसे में गिरावट आई। 2007 के मुकाबले केंद्र सरकार के प्रति 9% की गिरावट आई। इस बात को कांग्रेस के नेता खूब उछाल रहे हैं कि इतनी गिरावट आ गई मोदी सरकार के राज में, लेकिन 2012 में 2007 की तुलना में 27% की गिरावट आई थी, 3 गुना ज्यादा। इसे कांग्रेस के नेता नहीं उछाल रहे हैं। altnews.in ने जब इस रिपोर्ट का विश्लेषण पेश किया तो कई वेबसाइट ने सुधार तो कर लिया। वैसे भी सरकार में भरोसे वाले सर्वे में सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाता है कि क्या आपको अपनी सरकार में विश्वास है या नहीं। आजकल के ऐसे माहौल में कौन नहीं कहे कि विश्वास नहीं है। और ये सवाल का पसंद नापसंद से और विश्वास और अविश्वास दोनों में बड़ा अंतर हो जाता है। इसके अलावा सरकार की नीति कार्यशैली के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा जाता। मेरे लिहाज से ये सवाल बकवास है। इसमें यह भी नहीं पूछा जाता कि किस कारण से भरोसा बढ़ा है या घटा है। हर देश में मात्र 1000 लोगों का सैंपल लेकर यह सवाल किया जाता है। हम ऐसे सर्वे के बगैर भी अपनी सरकार में विश्वास रख सकते हैं, भरोसा रख सकते हैं, और उसके कारण अपने होंगे जो हम जानते हैं। जिस तरह आए दिन हल्के से गलत जानकारी आपकी स्मृति और धारणा के भीतर सरका दी जा रही है, उसे हर स्तर पर जांचिए परखिए। यह काम बहुत मुश्किल हो गया है। फेक न्यूज ही हकीकत है। ऑल्ट न्यूज नहीं होता तो मीडिया की इतनी बड़ी चूक नहीं पकड़ी जाती। 3 जून 2017 को ऑल्ट न्यूज ने एक और ऐसी चालाकी पकड़ी। 19 मई के पीआईबी में की रिलीज में कहा गया कि अब हम भारत आने वाले एनआरआई को भी विदेशी पर्यटकों में जोड़ने लगेंगे। पहले विदेशी सैलानी कितने आए इस आधार पर रैंकिंग बनती थी दुनिया में, लेकिन अब एनआरआई को भी जोड़ा जाएगा। विश्व में एनआरआई और विदेशी पर्यटकों को जोड़कर रैंकिंग तय होती है। भारत पहले के वर्षों में एनआरआई की संख्या को शामिल ही नहीं कर रहा था। जब इसे जोड़ा गया तो 2014 और 2015 की रैंकिंग रिवाइज हो गई। 29 मई 2017 को बीजेपी ने ट्वीट किया कि भारत पर्यटन की विश्व रैंकिंग में 16 पायदान ऊपर पहुंच गया है। जो 16 पायदान ऊपर जाने की रैंकिंग है वो 2014 और 15 की है, 2016 और 17 की नहीं। जबकि बीजेपी ने अपने ट्वीट में इसे 2017 की रैंकिंग बता दिया। ऑल्ट न्यूज ने बताया कि सिर्फ गिनती में फेरबदल से रैंकिंग में सुधार होने का दावा किया गया है। 2016 और 17 की रैंकिंग ना तो पर्यटन मंत्रालय की साइट पर है, जब उन्होंने बताया था, ना ही यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर है। पर्यटन मंत्रालय का हवाला देकर बीजेपी ने ट्वीट किया, जबकि पर्यटन मंत्रालय की साइट पर इन वर्षों की रैंकिंग है ही नहीं। पीआईबी की जो प्रेस रिलीज है उसमें लिखा है कि भारत की रैंकिंग 14 और 15 में रिवाइज होकर 24 हो गई है, क्योंकि हमने गिनती में बदलाव किया है। क्या करें, न्यूज देखें कि ऑल्ट न्यूज देखें? आप देखते रहिए प्राइम टाइम। नमस्कार। मुआवजा देने का आदेश तो दिया ही, साथ ही शहरी निकायों को तुरंत दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश का पालन करने का निर्देश दिया जिसमें सीवेज में काम करने वालों को की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही गई थी। 2007 में एक एनजीओ ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क HRLN ने
दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की। यह संस्था दिल्ली के हजारों मैला ढोने वाले मजदूरों की प्रतिनिधि है जो दिल्ली जल बोर्ड, एमसीडी, एनडीएमसी, डीएसआईडीसी, सीपीडब्ल्यूडी में लोग काम करते हैं। तब इनकी याचिका को सुनते हुए हाईकोर्ट ने भी माना कि स्थिति बेहद गंभीर है। पीआईएल में इन मामलों का जिक्र किया गया और दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि हालात काफी गंभीर है। कोर्ट ने तुरंत सभी स्थानीय निकायों को सीवेज मजदूरों को मुफ्त मेडिकल की सुविधा और उन्हें मुआवजा देने के आदेश दिए। इसके अलावा अपने काम से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे सीवेज मजदूरों को मुआवजा, उनकी मौत के बाद उनके आश्रितों को प्रोविडेंट फंड और दूसरी सुविधाएं देने के भी आदेश दिए गए। indiaspend.com ने इसी साल एक जनवरी में एक शोध पदक रिपोर्ट फाइल की। कई अखबार और वेबसाइट इंडिया स्पेंड की रिपोर्ट छापते हैं। इसके अनुसार भारत मात्र 30% सीवेज यानी नालों का जो मैला पानी है, गंदा पानी है, उसका ट्रीटमेंट करता है। 70% सीवेज जो है बिना ट्रीटमेंट के नदियों में और प्राकृतिक सिस्टम में मिल रहा है। 2015 में सरकार के जारी आंकड़ों से पता चलता है कि भारत के शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन 62,000 मिलियन लीटर सीवेज पैदा होता है। मात्र 23,277 मिलियन लीटर प्रतिदिन ही ट्रीटमेंट होता है उसका। भारत में 816 म्यूनिसिपल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है जिसमें से 522 ही काम करते हैं। इसकी वजह से नदियां, तालाब, प्राकृतिक जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं। आजकल हम सैनिटेशन का मतलब सिर्फ शौचालय ही समझ रहे हैं, मगर इसका बड़ा हिस्सा है शहरों की सफाई, सीवेज का ट्रीटमेंट। स्वच्छता के ज्यादातर विज्ञापन में शौचालय को लेकर ही प्रमुखता है, कचरा फेंकने को लेकर है, मगर सफाई कर्मियों की सुरक्षा, उनके लिए जरूरी उपकरणों का जिक्र कम नजर आता है या नहीं नजर आता है। मुंबई की नगरपालिका का बजट कई हजार करोड़ है, वहां भी मैनहोल साफ करते हुए सफाई कर्मचारी मर रहे हैं। जहां कुछ 100 करोड़ है वहां भी मर रहे हैं। इसका मतलब है कि इनके पास पर्याप्त आधुनिक मशीनें नहीं है। हमारे शहरों की बनावट भी ऐसी है कि हर जगह ये विशालकाय ट्रक पहुंच नहीं सकते। हम आज इसी समस्या पर बात करेंगे। हमारे साथ हेमलता कंसोतिया हैं, आप सदस्य हैं नेशनल कैंपेन फॉर डिग्निटी एंड राइट्स ऑफ सीवेज एंड एलाइड वर्कर्स, और बिजवाड़ा विल्सन साहब है, नेशनल राष्ट्रीय संयोजक हैं सफाई कर्मचारी आंदोलन के। बिजवाड़ा जी, एक मैं पहले ही अंतर अपने दर्शकों के जानना चाहता हूं कि ये जो नालों में उतरकर सफाई करते हैं, क्या इसे भी आप सर पर मैला ढोना मानते हैं या दोनों अलग अलग कैटेगरी है? दोनों अलग अलग कैटेगरी हैं, बट दोनों मैनुअल स्कैवेंजिंग है। दोनों मैनुअल स्कैवेंजिंग है जो कानून के हिसाब से प्रतिबंधित है। 2013 का नया कानून के अनुसार दोनों मैनुअल स्कैवेंजिंग है। इसका कम से कम कितने जल्दी से जल्दी खत्म करना केंद्र सरकार ने बिल्कुल बताना। आज तक एक एक्शन प्लान तो अभी नेशनल लेवल नहीं है। तो सरकार ने कानून बना दिया, कोई एक्शन प्लान नहीं बताया कि कल मैनहोल साफ करवाया जा रहा था। अप्रैल महीने में जब ये रिपोर्ट आई तो अनाथालय के सुपरवाइजर और वार्डन को गिरफ्तार किया गया। लेकिन सोचिए हम सफाई के काम को कितना हल्का और गैर जिम्मेदार तरीके से इसे समझते हैं कि किसी को भी उतार दिया, यह जानते हुए भी कि इसमें प्रदूषित तत्व हैं, इन लड़कियों को संक्रमण हो सकता है, मगर दूसरों की जान को लेकर किसी को परवाह नहीं। सीवेज सफाई कर्मियों को मार रहा है, बीमार कर रहा है। यही नहीं, पूरे शहर को बीमार कर रहा है, क्योंकि इसके कारण शहर के भीतर और आसपास का जितना भी पानी का प्राकृतिक सिस्टम है वो लगातार प्रदूषित हो रहा है। शहरों की गंदगी को लेकर गिरते नालों ने हमारी नदियों का क्या हाल किया, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आप यमुना को जाकर देख सकते हैं। सीवेज का ट्रीटमेंट खर्चीला माध्यम है, इसे लगाना और इसका रखरखाव दोनों ही, मगर इसका कोई विकल्प भी नहीं नजर आता। भारत के कई शहरों में आबादी के बड़ा हिस्सा उसके घरों का, उसके मोहल्ले का जो नाला है, सीवेज है, वो किसी नाले में भी नहीं गिरता। जगह जगह नाले बजाते आपको मिल जाएंगे। 14 जुलाई को दिल्ली के घिटोरनी में 4 लोगों की सीवर साफ करते हुए मौत हुई। उसी दिन मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को आदेश दिया कि सिर पर मैला ढोना मानवाधिकार का हनन है। अदालत ने कहा कि सिर पर मैला ढोने वालों को रोजगार उनके काम पर प्रतिबंध लगाया जाए, उनका पुनर्वास कानून जो है 2013 की धारा 7 के तहत किया जाए। नालों और सेप्टिक टैंकों की जानलेवा सफाई के लिए रोजगार या ऐसे कामों के लिए लोगों की सेवाएं लेने पर प्रतिबंध है। 1 जनवरी 2014 से 20 मार्च 2017 तक के बीच तमिलनाडु में सिर पर मैला ढोने के कारण और टैंकों की सफाई करने के कारण 30 सफाई कर्मियों की मौत हो चुकी है। इन मौतों को तभी रोका जा सकता है जब लोग सीवर और सेप्टिक टैंकों में जाना बंद कर दें। आखिर गटर, सीवर या मैनहोल साफ करने के लिए अस्थायी कर्मचारियों को ही क्यों रखा जाता है? क्या सिस्टम को यह पता है कि कभी ना कभी ये लोग इसमें मर जाएंगे? इसलिए अगर पक्की नौकरी होगी तो उसकी जगह पर किसी को नौकरी देनी पड़ेगी, मुआवजा ज्यादा देना पड़ेगा। रिसर्च के दौरान यह बात सामने आई कि किसी भी नगर पालिका में सीवर या गटर साफ करते वक्त दम घुटने से होने वाली मौत का सही आंकड़ा नहीं रखा जाता।
अपने ही नागरिक सरकार के बही खातों से किस तरह से गायब कर दिए जाते हैं, यह भी उदाहरण देखिए, आज भी सब जगह हो रहा है। जनवरी 2015 में बृहन्मुंबई नगर पालिका ने बताया था कि पिछले 6 साल में यानी 2009 से 15 के बीच 1386 सफाई कर्मियों की मौत हुई अकेले उस एक शहर में, और यह संख्या बढ़ती जा रही है। मुंबई में 35,000 सफाई कर्मी हैं, जिनमें से ज्यादातर ठेके पर रखे जाते हैं। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि नालियों की सफाई के दौरान मारे गए कर्मचारियों के परिवार वालों को 10 लाख रुपए मुआवजे दिए जाएं, मगर कई रिपोर्ट में इस बात का जिक्र मिलता है कि मरने वाले सफाई कर्मियों के परिजनों को मुआवजा नहीं मिलता। पंजाब की रिपोर्ट में पता चला कि 25,000 मुआवजा देने का ऐलान हुआ। 12 जुलाई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक आदेश दिया, जिसमें सिर पर मैला ढोने वाले मजदूरों और सीवेज कामगारों की दुर्दशा को रेखांकित किया गया। कोर्ट ने उनके कल्याण और सुरक्षा को लेकर सरकार की संवेदनहीनता की कड़ी आलोचना की। सुप्रीम कोर्ट ने मारे गए लोगों के परिवारों को ज्यादा कैसे खत्म करना है, कब तक खत्म करेंगे, कब तक खत्म अभी तो काम करने वाला कितने लोग हैं उनका पहचान करना, वो तो अभी तक नहीं किया। आप लोग जो आंदोलन करते हैं, क्या सरकार की तरफ से कहीं भारत के किसी भी शहर की नगर पालिका ये डेटा देती है कि उसके पास सीवेज की इतनी लंबाई है और इसको साफ करने के लिए इतने 100 लोग हैं? वो डेटा तो नहीं है, डेटा नहीं। दिल्ली का डेटा भी हमारा कभी मालूम है। हाँ। कम से कम 7,000 किलोमीटर सीवर लाइन्स है। एंड सीपीसीबी का डेटा कहते हैं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, 4,500 MLD million liters per day we are producing. Out of that 1,500 million liters only, we are treating in the 17 sewage plants, and rest of everything वो नहीं, हम ट्रीट that is all we are आपने leaving कहा, in जरा the हिंदी में बता देता हूं कि 4,500 मतलब मिलियन लीटर पर डे है ना, प्रतिदिन हम सीवेज पैदा करते हैं दिल्ली शहर में, और जो 17 ट्रीटमेंट प्लांट है उसके जरिए हम सिर्फ 1,000 मिलियन लीटर प्रतिदिन ही हम उसकी 1500 साफ करते हैं। इसका मतलब करीब करीब 3,000 मिलियन लीटर प्रतिदिन हमारा सीवेज जो है बिना ट्रीटमेंट के हम या तो नदी में बहा रहे हैं या आसपास के जल स्रोतों में। ये यमुना पे ही चल रहा है, यमुना में ही जा रहा है। एंड 22 हमारा का दिल्ली का अंदर ये पाइपलाइंस है विच इज कनेक्टेड डायरेक्टली, ये यमुना के ही जाते हैं। इस पे 4 बड़ा है, ये सारे यमुना साफ करने के लिए हम 4,000 करोड़ और ये साल 6,000 करोड़ खर्च करते हैं, बट ट्रीटमेंट करना इसका पहले ये कोई नहीं सोचते हैं। क्योंकि यमुना में थोड़ी आस्था है, बड़ी खबर बन जाती है, एक आरती का आयोजन हो जाता है। आजकल हर नदियों के किनारे आरती का आयोजन हो रहा है और बताया जा रहा है कि नदी इससे साफ हो रही है। होता क्या है कि नदी साफ अभी नहीं हो रही है, आपका ध्यान कहीं और उस आरती पर शिफ्ट कर दिया जा रहा है, जो आप ऑलरेडी घर में कर ही रहे हैं, नदी के पास भी जाके कर सकते हैं, मगर उस आरती को सफाई के विकल्प में क्यों पेश किया जाता है? ये तो एक तरह से नजर को फेरने वाली बात है। हाँ। और दूसरा है, हम स्वच्छता ज्यादा बोलते हैं। स्वच्छता हमारा का स्वच्छ करने वाला है ये देश का अंदर 5,000 साल से कौन साफ किया, उस पर बात नहीं, उनका बात बिल्कुल नहीं होती। स्वच्छता के 3 साल के घनघोर विज्ञापन के अभियान जो है उसमें स्वच्छता जो करने वाला उस पर बात नहीं, बिल्कुल नहीं है उनका। पर सैनिटेशन का बजट तो इस बार सरकार ने बढ़ाया है काफी, मैं देख रहा था 2 लाख करोड़ रुपया हाँ। सेंट्रल गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग वो स्वच्छता अभियान पे, बट सफाई कर्मचारी का उनका पुनर्वास के लिए पहले वो 570 करोड़ रुपया था, ये साल वो 5 करोड़ रुपया सिर्फ है, और 500 करोड़ से घट के 5 करोड़ हो गया। 5 करोड़ ये बजट पे अभी 16-17 मैं टोटल फिगर देख रहा था कि ज्यादा पैसा इन्होंने दिया है। आप कह रहे हैं कि सफाई कर्मचारियों पे जो पहले 500 करोड़ खर्च होता था, यस ठीक समझ रहे हैं, 500 करोड़ 570 4 साल का 4 साल का 570 करोड़ वो घट के 5 करोड़ हो गया। 5 करोड़ ये साल है। वो बोलते हैं 2019 तक देश पे सारे महिला प्रथा सारे
नमस्कार, मैं रवीश कुमार। स्वर्ण सिंह, दीपू, अनिल और बलविंदर ये ना तो विधायकों के नाम हैं, ना ही सांसदों के। ना ही ये लोग दल बदल कर सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुतों के लिहाज से बड़ा काम नहीं कर रहे थे। मेरे लिहाज से अगर ये अपना काम नहीं करते तो सीवेज का गंदा पानी हमारे आपके घरों में भर आता। ये चारों लोग 14 जुलाई के दिन दिल्ली के घिटोरनी में एक सेप्टिक टैंक की सफाई करते वक्त मारे गए। टैंक में बनने वाली जहरीले गैस से इनका दम घुट गया। इन चारों की उम्र 23, 28, 32 और 45 साल बताई गई है। ये सभी दक्षिण दिल्ली के छतरपुर की अंबेडकर कॉलोनी के रहने वाले थे और सुरक्षा के लिए जरूरी परिधानों के बगैर टैंक में गए थे। ऐसे वक्त में जब केंद्र सरकार का सबसे बड़ा अभियान स्वच्छता का है, या कैसे हो सकता है कि देश भर में सीवेज की सफाई करते वक्त देश आने वाली तमाम सफाई कर्मियों की मौत की इतनी खबरें आती हैं और कोई हलचल नहीं होती है। 1 मई 2017 को पंजाब के तरनतारन में भी 2 सफाई कर्मियों की मौत दम घुटने से हो गई। अमन 35 साल के थे और प्रेम कुमार काका 29 साल के। 18 मार्च को बठिंडा में सीवर की सफाई करते वक्त दम घुटने से भी मौत हुई। एक घटना सामने आई। जगदीश सिंह की उम्र 40 साल और रवि की उम्र 25 साल। 3 मई 2017 को पटना के 2 सफाई कर्मचारियों की सीवर साफ करते वक्त दम घुटने से मौत हो गई। जितेंद्र 35 साल का था और दीपू 25 साल का। मार्च 2017 में बेंगलुरु में 3 सफाई कर्मियों की मौत हुई। मरने वालों में टी नायडू 40 साल, अंजया 34 साल और येरैया 35 साल के थे। सभी मौतों में एक समानता है, सभी की उम्र 40 साल से कम है। सभी के पास सुरक्षा के लिए जरूरी परिधान नहीं थे और सभी ठेके पर काम करते थे। दिल्ली के घिटोरनी में हुई 4 लोगों की मौत को मीडिया ने प्रमुखता से ठीक ठाक जगह दी, लेकिन इंटरनेट सर्च के दौरान ऐसा लगा कि ऐसी खबरें रूटीन के तौर पर कहीं किसी कोने में छपकर हमेशा के लिए मर जाती हैं। आम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में ही इतना उलझे रहते हैं कि उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता, कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर जिस सिस्टम का काम है इन समस्याओं को देखना, इन बातों को देखना, क्या उसे फर्क पड़ रहा है? आखिर अभी तक हम सीवेज में खुले बदन बिना किसी सुरक्षा के उतरने का काम बंद क्यों नहीं कर पाए हैं? ये वीडियो हैदराबाद के अनाथालय की है। कहा है यहाँ HIV पीड़ित 200 अनाथ बच्चियां रहती हैं। इनसे मेन हॉल खत्म हो जाएगा। पैसा तो नहीं है, अभी तक काम छोड़ चुका, उनका पुनर्वास नहीं दे रहा है। शिवर गट्टर का अंदर अभी कितने लोग मर चुका, हमने डेटा भी दिया। 1400 लोग अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश का बाद मर चुका। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, मतलब 2011 के बाद, हमने 2011 के बाद, 2014 पे आया। 2014 के बाद 1000 से ज्यादा लोग मैनहोल साफ करते हुए मर गए। अभी अप्रैल 1 तारीख से अभी जुलाई 10 तक 100 दिन के लिए 100 दिन में 35 लोग ये 35 लोग मरे हैं। आपके जो आंकड़े सारे डेटा 100 दिन में 35 लोग मरे हैं। ठीक, एक और जल्दी से बता दीजिए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 10 लाख मुआवजा देगा, ये किस पे जिम्मेदारी है देने की, और मिलता है कि नहीं मिलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट का देना, स्टेट गवर्नमेंट भी दोनों मिला के देना। दोनों मिला वो प्राइवेट का काम। किसी को जानते हैं जिसको 10 लाख मुआवजा मिला है? कई लोग का मिला, पंजाब पे कई लोग का मिला, तमिलनाडु पे मिला, बट देर आर द स्टेट्स। उत्तर प्रदेश पे ये अभी ये 100 दिन का अंदर 9 लोग मर चुका। ये कभी केस भी नहीं होते हैं, कुछ नहीं है। बिहार पे है, उड़ीसा पे है, गुजरात पे है। सारे राज्यों रिहैबिलिटेशन का पैसा खर्च नहीं करते हैं, 10 लाख रुपया बिल्कुल नहीं देते हैं, और केस डालना भी हम धरना रैली करना पड़ते हैं। राइट, ठीक है, हम इस पे आएंगे कि ये जो दलित नेता हैं इसको लेके क्यों नहीं इस्तेमाल उठाते हैं, और जो बाकी जो नेता हैं, क्योंकि सफाई से तो सबको लाभ होना है और सबको उस पर आश्रित है, उस पर भी बात करेंगे। हेमलता जी, आप जरा बताइए कि आपके साथ 2015 में जब ये स्वच्छता अभियान की बात हो रही थी तो आप ही मुझे लेकर गई थी अलग अलग जगहों पे, और आपने कुछ मशीनें दिखाई थी। उन मशीनों की तुलना में जब मैं नेट पर देख रहा था कि बाहर के देशों में किस तरह से ट्रक से सफाई होती है, और एक आदमी बिना अंदर गए एक पाइप होल जेटिंग से पानी के फव्वारे से, तेज फव्वारे से नाले की सफाई कर देता है, उस हिसाब से तो ये मशीनें जो नहीं लगती हैं वो निहायत ही खटारा और बेकार किस्म की लगती है, पर काम करती होंगी। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके इस अध्ययन के दौरान जो आप एक्टिविज्म करती हैं, इसमें कितना सुधार हुआ है? सुधार की दृष्टि से देखें तो कुछ ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। कुछ सुधार नहीं, वही मशीनों को थोड़ा रिपेयरिंग करके उतारा गया है। जैसे आप भी उस समय पे आए थे तो जो बड़ी मशीनें हैं वो बड़े रोड पे ही हैं, छोटे गलियों में अभी भी नहीं जा पाती है। अभी भी आज भी हम गलियों में जो प्रैक्टिस देख रहे हैं, भले ही बैन भी हो गया है, सर्कुलर भी आ गया, लेकिन प्रैक्टिस में बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के आज भी सीवर वर्कर काम करता है। और खास तौर पे जो ठेके पे जा रहे हैं उनमें ही डेथ केसेस, जो गिटरौनी वाला मामला भी हुआ वो भी इसी तरह के
ठेके पे भी सबलेट कर रहे हैं, मतलब सब कॉन्ट्रैक्ट पेटी पे दिया जा रहा है ठेका भी। तो मतलब एक तो ठेका दिया, फिर दूसरा एक ठेका दे देते हैं, उससे ना तो ठेकेदार को कुछ मालूम है सेफ्टी इक्विपमेंट के बारे में, ना गाइडलाइन के बारे में, और वो किसी भी व्यक्ति को वैसे ही उतार रहा है। सेफ्टी इक्विपमेंट क्या होता है कि यार देखिए बिजवाड़ा जी जो कह रहे हैं कि नीचे जाना ही नहीं है, हाँ, मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं करनी है, हाथ से कचरे की सफाई नहीं करनी है, मैला की सफाई ना करनी है, ना